हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज के इस सेशन के द्वारा हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जो टॉपिक्स रहेंगे इस सीरीज में गाइस। और ये सीरीज गाइस आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, एक्ट और पॉलिसीज के ऊपर रहेगी। एक्ट एंड पॉलिसीज इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। और इस छोटे से सेशन के द्वारा हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आप इसे कह सकते हैं, एक ओवरव्यू होगा एक्ट और पॉलिसीज का। इसको फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो सीरीज है पूरी, लास्ट में मैं आपको एक चेकलिस्ट दूंगी जिसमें आपके जो है सिलेबस स्पेसिफिक बीएड, डिप्लोमा एंड एमएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड आपके जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट रहेंगे गाइस, उनको कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी गाइस, इस चैनल पर डिप्लोमा, बीएड एंड एमएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही तरह के कंटेंट पर डिस्कशन किया जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस सेशन। एक्ट एंड पॉलिसीज इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, एन ओवरव्यू। ओके। तो हम सब जानते हैं कि इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेशन पे एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन। हर नागरिक के जीवन में जो है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हो या लेजिस्लेशन हो, जितने भी लॉज हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब वो चाहे व्यक्ति डिसेबल हो या फिर नॉन डिसेबल हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर ऐड करना चाहूंगी, जब बात डिसेबिलिटी की होती है तो इनकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? तो इसका आंसर हम यहाँ देखेंगे कि व्हाई रिक्वायर्ड एक्ट एंड पॉलिसीज for the PWDs, person with disabilities, because PWD in the legislative framework work would be a source of power and strength for both. ओके, क्योंकि ये किस चीज का कार्य करते हैं? उनको शक्ति और ताकत देने का कार्य करते हैं उन्हें। क्योंकि गाइस, एक सिंपल सा कंपैरिजन है, जब हम बात नॉन डिसेबल व्यक्ति की करते हैं, नॉन डिसेबल पर्सन की करते हैं, तो वहां पे कॉग्निशन लेवल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वो एक एवरेज पॉपुलेशन में आते हैं, वो अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को भली भांति जो है वो समझ सकते हैं और उसे जो है वो निभा भी सकते हैं। लेकिन जब बात डिसेबिलिटी की आती है और खासतौर से इंटेलेक्चुअल डिसेबल की आती है, तो जो है मामला जो है और भी सीरियस हो जाता है। और वहां पर जरूरत पड़ती है गाइस, एक्ट और पॉलिसीज की। ना केवल उनकी जरूरत पड़ती है, उन्हें ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंट करने की भी आवश्यकता होती है। तो वहां पे आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, इनमें होने वाले जो बदलाव हैं, अपडेट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यही रीजन है गाइस कि इन्हें आपके सिलेबस का, चाहे आप डिप्लोमा करिए, चाहे बीएड करिए या एमएड करिए, एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट रहता ही रहता है। आप कोई ऐसा टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं बता सकते हैं जहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इन्हें इग्नोर करके ये सिलेबस बन ही नहीं सकते हैं। अब जब हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो डाटा आपके सामने है गाइस। लगभग 2%, 2.21% जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है, वो टोटल पॉपुलेशन कंट्री का जो है वो किसी न किसी डिसेबिलिटी से जो है वो ग्रसित देखने के लिए मिलते हैं। फैक्ट आपके सामने है कि ओवरऑल 2.21% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज वन और अदर काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। यहाँ सिर्फ हम आईडी की बात नहीं कर रहे, सारी डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं। और टोटल पॉपुलेशन इंडिया की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड का डाटा नहीं है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसकी जो है 2.21% जो है वो क्या है, वो किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से जो है वो ग्रसित है। तो ये 2.21% जो है वो क्या है गाइस, 2.68 करोड़ लगभग। ठीक है, 26.8 मिलियन पीपल। तो गाइस, ये डाटा बोलने में जितना इजी लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही ग्रॉस डाटा है। बहुत सारे लोग हैं जो है इस तरह के जो है वो किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से जो है वो ग्रसित है। तो अभी यहाँ पर हम ज्यादातर जो है वो स्पेसिफिकली जो है हम लोग एक्ट और पॉलिसीज की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ एक ओवरव्यू दूंगी गाइस, किस तरह से एक्ट और पॉलिसीज जो है वो हिस्ट्री में आते चले गए हैं। तो यहाँ पे फिर मैं आपको बता रही हूँ कि सिलेबस स्पेसिफिक एक्ट और पॉलिसीज को लिया गया है। तो आप ध्यान से इस ओवरव्यू को समझने का प्रयास कीजिएगा गाइस। ठीक है। तो सबसे पहले आता है गाइस आपका इंडियन ल्यूनेसी एक्ट। यहाँ पे उन एक्ट की हम बात करेंगे जो डिसेबिलिटी से जो है वो कनेक्टेड है। सबसे पहला 1912 में आया इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, जो कि चर्चा करता है
इक्वलाइज्ड मेंटल रिटार्डेशन विद पर्सन विद मेंटल इलनेस। ठीक है, जो कि क्या मानता था इंडियन लिटरेसी एक्ट कि मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस जो है वो क्या है, सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर आया आपका मेंटल हेल्थ एक्ट जो कि आया 1987 में। अब ये क्या कहता है, ये कहता था कि नहीं दोनों अलग अलग है, इसने आकर के दोनों को सेपरेट कर दिया। तो देखिएगा किस तरह से अपडेट होती गई और चीजें जो है वो किस तरह से जो आज आपके सामने है वो अचानक से नहीं आई है, कैसे वो फ्रेम आउट हुई है, कैसे उनमें अपडेट हुए हैं, कैसे उनमें चेंजेस हुए हैं, और आप जो वर्तमान में चीजें देख रहे हैं वो किस तरह से जो है उभर करके आपके सामने आई है। उसके बाद आया आपका गाइस आरसीआई एक्ट 1992। अब ये क्या कहता था, ये कहता था प्रॉमिस फॉर प्रोफेशनल क्वालिटी सर्विसेज। यहाँ पे प्रोफेशनल्स की बात, टीचर ट्रेनीज की बात हो रही थी, और इन शॉर्ट कहूँ तो हम सब की बात जो है वो इस एक्ट में पहली बार जो है वो कहीं ना कहीं की गई, क्योंकि हम सब किसी ना किसी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज से जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि ये आपको ही फोकस करके सेशंस बनाए जा रहे हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ कि ज्यादातर जो है डिप्लोमा बीएड एंड एमएड स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे हैं वो इन सेशन से जो है वो बेनिफिट उठा रहे हैं। फिर गाइस आता है आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसने पहली बार इनके अधिकारों की बात करी और इंडियन सिटीजन के इक्वल जो है माना, इक्वेटेड विद एनी अदर इंडियन सिटीजन, इनको जो है उनके बराबर माना और उनके बराबर ही अधिकार देने की पहली बार जो है वो बात करी गई। उसके बाद आया गाइस नेशनल ट्रस्ट एक्ट। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में आया, और इसने क्या कहा, नेशनल ट्रस्ट एक्ट ने, इसने पेरेंट्स की कहीं ना कहीं बात करी, पेरेंट्स के वरिस के बारे में चर्चा करी, और कहा कि प्रोटेक्शन बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द पेरेंट, पेरेंट्स के बाद बच्चे की क्या प्रोटेक्शन होगी। तो गाइस ये एक छोटा सा ओवरव्यू था एक्ट और पॉलिसीज के बारे में, किस तरह से एक्ट जो है वो फ्रेम आउट होते चले गए और किस तरह से आज जो हम जिस सिचुएशन में देख रहे हैं उनको। तो ये एक छोटा सा फ्रेमवर्क है। ऑफ कोर्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्यों नहीं दिख रहा है। तो गाइस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जरूर उसे कवर करने जा रहे हैं, बिकॉज इस सीरीज में मैंने इस ओवरव्यू में इसको इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में जो एक्ट है उसका रिवाइज्ड एक्ट है ना, उसको हम लोग रिवाइज किया जा रहा है 2016 में। तो ऑफ कोर्स हम उसको डिस्कस करेंगे अपकमिंग सीरीज में, बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करे जा रहे हैं। उसके डिस्कशन के बिना तो गाइस ये जो आपकी जो पूरी सेशन है, सीरीज है, वो कंप्लीट ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका ये आपको जो है आपको एक अपडेट देगा तो किस तरह से जो है ये सारे एक्ट जो है वन बाय वन ईयर वाइज जो है वो किस तरह से इनमें जो है वो अपडेट होता चला गया, कैसे 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 किस किस ईयर में कौन कौन सा एक्ट जो है वो आया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे एक छोटा सा लेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में ऐसे नहीं दिए गए हैं, लेकिन इनके जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दो एक्ट को यहाँ पे लेने का प्रयास किया है, पहला इंडियन लिटरेसी एक्ट और दूसरा जो है वो मेंटल हेल्थ एक्ट इस सेशन में। और फिर उसके बाद जो है हमारे सिलेबस के हिसाब से आरसीआई और अदर एक्ट को हम लोग जो डिटेल में डिस्कशन जो है वो करते जाएंगे। इनका सिर्फ अर्थ समझना ही आपको जो है काफी है, ताकि आपको जो है वो एक्ट और पॉलिसीज का एक बैकग्राउंड जो है वो समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1992 में। ठीक है, पहली बार जहां मेंटल रिटार्डेशन के बारे में कुछ चर्चा की गई, उनके बारे में एक्ट में या लॉज में कुछ कहा गया। तो सबसे पहले ल्यूनेटिक वर्ड, एक नया सा वर्ड दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है कि ल्यूनेटिक वर्ड होता क्या है गाइस। ये ल्यूनेटिक, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है गाइस मेंटल रिटार्डेशन की, तो बहुत अच्छे से इस शब्द से भी परिचित होंगे। और ये जो वर्ड आपको हिंदी में भी दिखाई दे रहे हैं, पागल या पागलपन अधिनियम, है ना, तो इसको जो है आपको समझने में और आसानी होगी। तो lunatic was defined under the Indian Lunacy Act 1912 as an idiot or a person with unsound mind। ये idiot unsound mind ये कंसेप्ट गाइस हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं कि मेंटली रिटार्डेड पर्सन के लिए या मेंटली इल पर्सन के लिए ये जो कंसेप्ट जो है वो यूज किए जाते थे, जो कि आज बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो इन लिनेटिक वाज डिफाइंड अंडर द ल्यूनेसी एक्ट। तो क्या बोला जा रहा है कि इसे इवन इसका नाम भी यही था कि भारतीय पागलपन अधिनियम 1912। अब ये एक्ट कहता क्या था, यहाँ पे सिर्फ हमने यही देखा कि ल्यूनेटिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पागलपन से इसे कनेक्ट किया जा रहा है, अनसाउंड माइंड की बात करी जा रही है, इडियट वर्ड इसके लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि जब मैंने आपको ओवरव्यू बताया था तो आप सब हमने देखा था कि ये जो एक्ट है ये दोनों को इक्वल मानता है, दोनों को कहता है कि दोनों सेम है। तो अब ये जो दो कंसेप्ट है, मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन, इससे पहले हम इन दोनों का कंसेप्ट को एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं।
मेंटल रिटार्डेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। मेंटल इलनेस, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि मेंटल इलनेस क्या है, एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है गाइस, है ना। और जो वाइड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस की बात करते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि बेसिकली मूड, थिंकिंग और हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ठीक है, किस किस चीज को करते हैं, मूड को, थिंकिंग को और बिहेवियर को। इन चीजों को जो है वो मेंटल इलनेस जो है, ये डिसऑर्डर जो है वो बहुत अधिक प्रभावित करता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर, एडिक्टिव डिसऑर्डर, ये सारे जो है वो मेंटल इलनेस का पार्ट होते हैं। जब मैं बेसिक डिफरेंस करूंगा इस, क्योंकि ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम लोग जानते हैं, तो मेंटल इलनेस इज अ डिसीज, ये एक बीमारी है गाइस, जो कि ट्रीटमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। और ये आप जो है अपने आसपास जो है ये चीजें हम लोग देख बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बीमारी है इसलिए इलाज से ठीक हो जाएगी, सिंपल सा अंतर। लेकिन जब हम बात करते हैं मेंटल रिटार्डेशन की गाइस, तो मेंटल रिटार्डेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज ए डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। यहाँ पे जो आईक्यू होता है वो बच्चे का जो है वो एवरेज से कम होता है। ठीक है, और ये जो चीज होती है वो किस किस चीज को अफेक्ट करती है, बच्चे के जो है वो डिले डेवलपमेंट में तो प्रकट होती ही है, बच्चे की स्किल बिहेवियर को जो है वो बहुत अधिक प्रभावित करती है, अडेप्टिव बिहेवियर को, है ना, अडेप्टिव बिहेवियर को बहुत अधिक जो है वो प्रभावित करती है। हमारा जो है हम दैनिक जीवन में जो है समायोजन करने की जो क्षमता है वो जो है, क्योंकि आईक्यू कम है, डेवलपमेंटल डिले है बच्चा, तो हमारा अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो अफेक्ट होगा। तो ये जो चीज है, तो लेकिन मेंटल रिटार्डेशन को जो है वो बीमारी ना कह करके एक ब्रेन की कंडीशन कहा गया है। और वो कंडीशन जो कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं गाइस, वो ना घट रही है ना बढ़ रही है, और इसीलिए उसको नॉन क्योरेबल, वो क्योर नहीं हो सकती है, ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन हम उसके जो है यू नो स्पेशल एजुकेशन के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा जो है वो लाइफ फंक्शनिंग को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो था गाइस बेसिक डिफरेंस मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस में। मेंटल इलनेस जो है वो बीमारी है, ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है। मेंटल रिटार्डेशन एक ब्रेन की कंडीशन है जो कि ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हम स्पेशल एजुकेशन दे करके जो है वो थेरेपीज दे करके, डेवलपमेंटल पीरियड्स में ही जो है और इंटरवेंशन दे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, लाइफ फंक्शनिंग को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चे को जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो बना सकते हैं। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस। तो अब ये दोनों का अर्थ यहाँ पे रखने का यही तात्पर्य था गाइस, कि हमें समझ में आए कि ये तो दोनों अलग अलग है ना। तो कोई भी एक्ट से एक ही जगह पे एक ही तरह का ट्रीटमेंट उनके लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन गाइस आईएलए जो है, इंडियन लिनेसी एक्ट है, वो क्या कहता था, मेंटल इलनेस एंड मेंटल रिटार्डेशन आर, एक्चुअल में तो ये दोनों अलग है जैसा हमने देखा, लेकिन आईएलए क्या बोलता था कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस एंड मेंटल रिटार्डेशन ग्रुप टुगेदर एंड सिमिलर लॉज आर एप्लीकेबल टू द मेंटली इल एंड रिटार्डेड पर्सन। वो कहता था कि चाहे वो मेंटली इल पर्सन हो, चाहे मेंटल रिटार्डेड पर्सन हो, ये दोनों तो सेम होते हैं। तो अगर सेम होते हैं तो इनको जो है वो क्या करना चाहिए, इनको जो है वो ट्रीटमेंट के लिए भेज देना चाहिए इनके लिए। और ट्रीटमेंट इनके लिए आवश्यक है, और दूसरा ये, इनके लिए क्योंकि सेम है इसलिए लॉ भी इनके लिए सेम होने चाहिए। तो ये क्या बोल रहा था, इक्वलाइज्ड बोल रहा था, दोनों को सेम मान रहा था। इंडियन लिटरेसी एक्ट फर्दर कहता है कि एज द पर्सन विथ मेंटल ट्रेडिशन केम विद इन द प्रिव्यू ऑफ दिस लॉ, दे वर लाइबल टू इंस्टीट्यूशनाइजेशन इन ए मेंटल हॉस्पिटल। वो कहते हैं क्योंकि दोनों सेम है, बिकॉज मेंटल ट्रेडिशन भी इसी प्रिव्यू में आ रहा है, तो वो कहते हैं कि उनको भी इंस्टीट्यूशन में भेज देना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए। एज a result, a number of persons with mental retardation were confined in mental hospitals and institutions, okay, and subjected to a course of treatment appropriate for a mentally ill person. अब नतीजा क्या हुआ इस एक्ट का, क्योंकि ये दोनों को एक ही मान रहा था, ठीक है, अब दोनों अगर एक ही हैं तो इनको भी इंस्टीट्यूशन में, मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मेंटल हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशंस में भेजने के कारण जो है क्या हुआ कि इनको भी वही सेम ट्रीटमेंट दिया गया जो मेंटली इल पर्सन को दिया जाता है। तो ये गाइस था इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, इससे ज्यादा हमें जानने की आवश्यकता नहीं है गाइस। ये दोनों को इक्वल मानता था, कहता था कि दोनों ही मेंटल ट्रेडिशन, मेंटल इलनेस सेम है। अब आया मेंटल हेल्थ एक्ट।
अब इसमें थोड़ा सा देखिए, हर एक्ट जो आगे 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 आपको जो है वो कुछ ना कुछ अपडेट लाता जाएगा, कुछ ना कुछ सिचुएशन अगर मैं लेमन में कहूँ तो बेहतर होती चली जाएगी। अब मेंटल हेल्थ एक्ट जिसे हम लोग एमएचए कहते हैं, ये आया 1987 में। उसने क्या कहा अपने चैप्टर 5 में कि वो इन दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, ये सेपरेट है, दोनों अलग अलग है। क्या, कैसे अलग अलग है? मेंटल हेल्थ एक्ट कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा जो है वो मेंटली इल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। वो क्या कह रहा है कि मेंटल इल पर्सन जो है वो मेंटली रिटार्डेड से उसको अलग दिखा रहा है। ठीक है, और उनको उनके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। द मेंटल हेल्थ एक्ट क्लियरली एक्सक्लूड्स द पर्सन विथ मेंटल रिटार्डेशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पर्सन विथ मेंटल इलनेस। अब इसने क्या करा, उसने डेफिनेशन सेम, लॉ सेम, ट्रीटमेंट सेम, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट ने। लेकिन मेंटल हेल्थ एक्ट ने क्या करा कि इसने क्लियरली जो है वो मेंटल इलनेस के प्रीव्यू से मेंटल रिटार्डेशन को अलग कर दिया कि ये अलग चीज है, वो अलग है। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग होना चाहिए, दोनों के लिए लॉज अलग अलग होने चाहिए। With this is exclusion, for the first time, the legal interest of the person who are mentally ill and those who are retarded are not being jointly considered। पहली बार लीगली ये माना गया कि दोनों को एक जैसा नहीं माना जाएगा, दोनों के लिए संयुक्त रूप से कानून नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग सिचुएशन है, दोनों एक बीमारी है और एक कंडीशन है, तो दोनों के लिए लॉज भी जो है वो अलग अलग है। तो मेंटल हेल्थ एक्ट ने क्या करा, इन दोनों को अलग अलग जो है वो कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों एक्ट समझ में गाइस, इनको मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया क्योंकि ये आपके सिलेबस में एज सच नहीं है, लेकिन इनका बेस आपको फर्दर एक्ट जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब ये नहीं कि हमारे सिलेबस में आरसीआई दिख रहा है तो सबसे पहले आरसीआई आया, नहीं। उससे पहले जो है मेंटल रिटार्डेशन का जिक्र कुछ एक्ट में हो चुका है, तो उन एक्ट के बारे में हमें जानना जरूरी था, और इतना ही जानना आपके लिए कॉफी है। फिर से की रिपीट करूंगी, मैं इंडियन ल्यूनेसी एक्ट दोनों को 1912 में आया, दोनों को बोलता था सेम है, सेम लॉ सेम ट्रीटमेंट। और मेंटल हेल्थ एक्ट ने आके बोला कि नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों जब अलग अलग है तो दोनों के लिए लॉज और जो है ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग होना चाहिए, दोनों इनको दोनों को एक्सक्लूड कर दिया, अलग अलग कर दिया मेंटल हेल्थ एक्ट में। ओके, तो अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं लास्ट में एक अपकमिंग सेशन की एक चेकलिस्ट आपको दूंगी। मोस्ट ऑफ गाइस इसमें टीएड और बीएड का जो है मैंने सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया है। इससे बाहर आई थिंक कोई टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो डिप्लोमा हो या बीएड हो। और फिर भी यदि मुझसे कोई टॉपिक का इस यहाँ पर छूट गया है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जो कि इस पर्टिकुलर सीरीज में आना चाहिए और मुझे उसको ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो ये गाइस कुछ एक टॉपिक्स रहेंगे जिनको हम अपकमिंग सीरीज में, ये छोटे छोटे से सेशन रहेंगे गाइस, 5 से 10 मिनट के लगभग, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जाम्पल और डिस्क्राइब करने की चीज नहीं है। एग पॉलिसीज में जो जैसा है आपको उसका ही वैसा ही हमको जो है उसको आपको देना है, हमको उसमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें रोट मेमोरी यूज करनी पड़ेगी, चीजों को एज इट इज आपको जो है वो लर्न करना होगा। ठीक है, उनके बीच में लिंक समझना होगा, लेकिन उसमें से एग्जांपल देने वाली कोई चीज नहीं होगी, तो इसलिए सेशन छोटे छोटे सेशंस बनेंगे। और मैं जो है इन अपकमिंग सेशंस में गाइस इनको फटाफट जो है वो डालने का प्रयास करूंगी, ताकि आपको एग्जाम में जो है इनकी मदद मिल सके। तो इनको मैंने कुछ एक कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है गाइस एक्ट इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें अभी हमने इंडियन ल्यूनेसी एक्ट और मेंटल हेल्थ एक्ट को कवर किया। नेक्स्ट जो है वो आरसीआई एक्ट रहेगा गाइस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, और वैसे भी आरसीआई प्रैक्टिकली भी हमारे लिए बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, तो उसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, फिर आरटी एक्ट 2009, फिर उसके बाद कुछ एक एजुकेशनल पॉलिसीज को गाइस हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद वेरियस एजुकेशन कमीशन आएंगे गाइस। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ स्की प्रोग्राम और स्कीम्स है गाइस इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के अनुसार जो है। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली दिए गए हैं। और फिर उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। तो इनको हम जो है वन बाय वन करके चर्चा करेंगे गाइस, तो स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू सो मच। अपकमिंग सेशन आरसीआई पर होगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और यदि आपको लगता है कि इस चेकलिस्ट के अलावा भी कोई टॉपिक इसमें ऐड करने की इस पर्टिकुलर सीरीज में जरूरत है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।